This our topic is estrous cycle. This is a reproductive cycle or sexual cycle in the case of non-primates. लेकिन primates के अंदर human में, chimpanzee में जो sexual cycle होता है उसका नाम होता है menstrual cycle. लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं estrous cycle. Estrous cycle is the main reproductive cycle in female of non-primates vertebrates. तो estrous cycle जिन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है वो होता है मेनली नॉन प्राइमेट्स वर्टिब्रेट्स एंड ऑब्वियसली इन द फीमेल बॉडी. दिस comprises the recurring physiological changes that are induced by reproductive hormones. ये जो reproductive estrous cycle है this is comprises with some changes, like physiological changes occur during this estrous cycle and this is induced by reproductive hormones. Okay, many type of gonadotropic releasing hormone like LH, FSH, estrogen, we will all see that in later. So let's see the example in which organisms we can see this estrous cycle can happen. So in the case of rat, mice, horses, pigs, cow, dog, cattle, these all are the non-primates and these इन लोगों के जो फीमेल्स होता है इनमें ये estrous साइकिल हम लोग देख सकते हैं. estrous साइकिल को we divided this estrous cycle into three category. This is monoestrous animals, seasonally polyestrous animal and the polyestrous animals. जिन एनिमल्स में estrous साइकिल पूरे साल में एक बार होता है, वन estrous साइकिल पर 1 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोइस्ट्रस एनिमल. इसका एग्जाम्पल है डॉग्स, वुल्स, फॉक्स, बियर. एंड सीजनली पॉलीइस्ट्रस एनिमल्स हम लोग उन लोगों को बोलते हैं जो पर ईयर में एक पर्टिकुलर सीज़न में बहुत सारे मल्टीपल पॉलीइस्ट्रस साइकिल हम देख सकते हैं. ओके, तो ये लोग सेक्सुअली एक्टिव होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए ईयर, मे बी विंटर, मे बी समर. This is species specific. Okay, the examples are horses, sheep, goat, deer, cat. और the last जो थर्ड कैटेगरी है that is polystress animal. poly का मतलब होता है कि बहुत, many. तो polystress animals वो animals होता है जिन animals में पूरे साल estrous cycle होता है. ऐसा नहीं है कि साल में एक बार होता है या फिर सीज़न एक पर्टिकुलर सीज़न में बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है. पूरे साल देखा जाता है इस पॉलीस्ट्रस साइकिल को. एंड ये एनिमल्स होते हैं कैटल्स के अंदर हम काऊ, देन बफेलो, ये सब पड़ जाता है. एंड देन रैट्स, पिग्स, माइस, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉलीस्ट्रस एनिमल्स. तो ये तो हो गया पॉलीस्ट्रस साइकिल की फ्रीक्वेंसी में, मतलब साल में कितने बार पॉलीस्ट्रस साइकिल होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको कैटेगरी किया. लेकिन अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ estrous साइकिल. इट कंसिस्ट विथ मेनी फेजेस. तो देयर आर 4 फेजेस ऑफ दिस estrous साइकिल. पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने ये दिखाने की कोशिश की है. आप देखिए कि फर्स्ट जो है वो है एनिस्ट्रस, जो एक रेस्टिंग स्टेज होता है. वहाँ से आता है प्रो estrous. ओके, एंड देन फिर आता है estrous साइकिल, estrous फेज. एंड इस estrous फेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है. देन आफ्टर ओव्यूलेशन अगर आपका स्पर्म आता है उस टाइम के अंदर तो वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा और फिर इम्प्लांटेशन होगा, देन जेस्टेशन होगा, देन पार्चुएशन होगा एंड देन लैक्टेशन होगा. एंड अगर ये सब नहीं होता है, अगर इस साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म के साथ, तो estrous साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद ही जो ये फेज़ होता है वो चले जाता है मेटेस्ट्रस फेज़ में, जहाँ से वो चले जाता है डाईस्ट्रस फेज़ में एंड फिर वो आ जाता है प्रोइस्ट्रस फेज़ में. तो इस तरीके से ये साइकिल चल जाता है. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट फेज़ है वो है प्रोइस्ट्रस फेज़. इस स्टेज में क्या होता है कि one or several follicles of the ovary start to grow. And remember, number and time is
स्पीसीज स्पेसिफिक। इट मीन्स इस टाइम में क्या होता है कि प्रो स्ट्रेस फेज में ओवरी में जो फॉलिकल्स होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये दे आर स्टार्टेड टू मैच्योर, एंड वो मैच्योर होना चाहता है ग्राफियन फॉलिकल में। सो इस टाइम में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। एंड in the case of human, we have seen that there are only one follicles produced in each cycle, in each month. But here in this estrus cycle बहुत species में ये vary करता है। dogs में शायद एक cycle में एक साथ 10 follicles grow होता है, या फिर cat में 5 होता है एक साथ। तो these are not a certain number, so this is species स्पेसिफिक। नेक्स्ट जो होता है प्रोएस्ट्रस फेज़ में, वो होता है एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू ग्रो बाय ईस्ट्रोजन। इस टाइम के दौरान क्या होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए फॉर दिस रीज़न जो एंडोमेट्रियम होता है, यूटेरस के जो इनर लाइनिंग होती है, वो स्टार्टेड टू ग्रो एंडोमेट्रियम। देन द कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स डीनेचर्ड एंड फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन्स। पहले के जो साइकिल हुए थे वहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम जेनरेशन हुआ था, वो इस न्यू साइकिल में डीजेनरेट हो जाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैजाइनल एपिथेलियम proliferates and vaginal smear show large number of non-cornified nucleated epithelial cells। इस प्रोइस्ट्रस फेज के दौरान अगर आप उस पर्टिकुलर जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसका वैजाइनल स्मीयर देखते हो, तो आप देखोगे कि इस स्मीयर में लार्ज नंबर ऑफ नॉन कॉर्निफाइड न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम सेल्स का प्रेजेंस है। In this proestrus phase, females are not yet sexually receptive। फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है इस फेज़ के दौरान। इस फेज़ के बाद का जो फेज़ होता है वहाँ पर जाकर ये फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइंस इन दिस फेज़, क्योंकि द रीज़न इज़, आपने कुछ टाइम पहले ही देखा कि मैंने बोला कि इस टाइम के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ही एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो ऐसे ही डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज़ FSH एंड LH इंक्रीजेज। इस फेज़ में FSH एंड LH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट FSH triggers expression of LH receptor cells, okay, by the granulosa cells। Then estrogen secretion increases that occur morphological changes in uterus and vagina। तो FSH और LH अगर ज़्यादा इसका लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ईस्ट्रोजन सिक्रीशन ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा ही, एंड ईस्ट्रोजन लेवल सिक्रीशन अगर इंक्रीज होता है तो वैजाइना और यूटेरस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होगा। नेक्स्ट ईस्ट्रस साइकिल का जो नेक्स्ट फेज़ है वो है ईस्ट्रस फेज़। ईस्ट्रस फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ईस्ट्रस साइकिल का, बिकॉज इस फेज़ में ओव्यूलेशन होता है, एंड इस फेज़ के दौरान जो फीमेल के बॉडी में ये सब साइकिल हो रहा है वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, ओके। उसका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाता है ओनली इन दिस ईस्ट्रस फेज़, ओके। सो यहाँ पर फीमेल इज सेक्सुअली रिसेप्टिव, और इस फेज़ को और एक नाम से बहुत जाना जाता है, इस फेज़ को बोलते हैं हीट फेज़। इस फेज़ में जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड दैट्स वाई ईस्ट्रोजन वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, एंड इस दोनों के वजह से जो ओवरियन फॉलिकल्स है वो मैच्योर होता है। देन अ सिग्नल ट्रेट ऑफ ईस्ट्रस phase is iodosis reflex, in which animal spontaneously elevates her hind squat। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट्रस फेज़ में मैंने बोला कि फीमेल एक्टिव हो जाता है, सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, और उसका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाता है। तो इसका आप बाहर से इसको कैसे पहचानोगे, बिकॉज इस टाइम में ये जो ट्रेट है दैट इज़ नोन एज आयोडोसिस रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि वो जो फीमेल जिसमें ये ईस्ट्रस फेज़ अभी चल रहा है वो
अपना जो हाइंड क्वार्टर है उसको एलिवेट कर देता है एंड एक ऐसा पॉस्चर क्रिएट करता है जो ये दिखाता है कि वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो गया है. ओके, एंड शी इज़ नाउ रेडी टू हैव द sperm from the male partner. ओके, इस टाइम में ओव्यूलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फेरोमोन्स में ऑल्सो बी सीक्रेटेड ओनली एट दिस स्टेज. कुछ ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि फेरोमोन्स का सिक्रीशन होता है. एंड फेरोमोन्स ये एक ऐसा केमिकल होता है, अगर ये रिलीज़ होता है तो अगर जो फीमेल अगर फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा है तो ये फेरोमोन्स उसके मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करता है फॉर द सेक्सुअल पर्पस. ओके, अगर आप इस टाइम में उस ऑर्गेनिज्म की, उस फीमेल की वैजिनल स्मीयर को देखते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आप देखोगे कि लार्ज कॉर्निफाइड सेल्स विथ डीजेनरेट न्यूक्लिया ये आपको दिखाई देगा. इस टाइम में LH सर्ज फॉलोज ईस्ट्रोजन पीक एंड ट्रिगर्स ओव्यूलेशन. LH सर्ज इस टाइम में हम देखते हैं LH का लेवल बहुत बढ़ जाता है और जिसके लिए ये ओव्यूलेशन होता है. कॉप्यूलेशन कॉजेज वैजिनो-सर्वाइकल स्टिमुलेशन एंड प्रोलैक्टिन रिलीज. कॉप्यूलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वैजिनो-सर्वाइकल स्टिमुलेशन होता है एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज देख सकते हैं. This mating induced prolactin hormone maintain the newly formed corpus luteum in functional state and prolonged distress. ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज़ हुआ मेटिंग के दौरान, ये मेंटेन करता है जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हुआ था उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसके लिए इसका जो नेक्स्ट जो डाइस्ट्रेस फेज़ है उसका प्रोलॉन्गेशन बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट ईस्ट्रेस फेज़ के बाद जो फेज़ आता है उसका नाम है मेटी ईस्ट्रेस फेज़. इस फेज़ के दौरान देखिए ईस्ट्रेस फेज़ में ओव्यूलेशन हो गया, फॉलिकल्स डीजेनरेट हो गए एंड वो फॉलिकल अब ग्राफियन फॉलिकल से ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्टेड टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लगा एंड ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन सबसाइड. प्रोजेस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहा था वो फॉलिकल रिलीज़ कर रहा था. अब तो फॉलिकल नहीं है, फॉलिकल तो अब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया, तो ईस्ट्रोजन लेवल ऐसे ही घट जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा. यूटेराइन लाइनिंग बिगिंस टू अपीयर. प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये एक्चुअली प्रेगनेंसी हार्मोन इसको बोलते हैं. अब क्या हो रहा है कि ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को, उस फीमेल के यूटेरस को रेडी करता है फॉर प्रेगनेंसी पर्पस. ओके, अगर इस ईस्ट्रेस फेज़ में ओव्यूलेशन के बाद ये जो फीमेल है ये अगर परसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम द मेल पार्टनर और अगर जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो वो मेटी ईस्ट्रेस में जाकर जो यूटेराइन में उसका इम्प्लांटेशन होता है, इसीलिए यूटेराइन लाइनिंग बिगिंस टू अपीयर. फॉलोइंग ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन अलॉन्ग विद दिस ईस्ट्रोजन इनहिबिट गोनाडोट्रोपिक सिक्रीशन. और इस टाइम के दौरान गोनाडोट्रोपिक जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट रहता है कुछ टाइम के लिए. स्ट्रेस के बाद जो फेज़ आता है वो है डाइस्ट्रेस फेज़. इस फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्टिव एंड प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन. देन इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी ना हो, अगर ओव्यूलेशन के बाद ओवम के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इन ईस्ट्रेस फेज़ में, तो डाई ईस्ट्रेस फेज़ में अगर प्रेगनेंसी ना हो तो क्या होता है, ये फेज़ ऑल्सो टर्मिनेट्स होता है विथ द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. प्रेगनेंसी अगर ना हो तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ऐसे ही डीजेनरेट हो जाएंगे. ओके, इस डाइस्ट्रेस फेज़ को एक और नाम पे भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी फेज़. इसको स्यूडो प्रेगनेंसी फेज़ क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो फेज़ है इसमें एक्चुअली अगर स्पर्म फर्टिलाइज अगर करते तो प्रेगनेंसी होता इस टाइम के दौरान,
लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो ये जो फेज़ है ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इस टाइम को ये जो एक कॉमन एक फेज़ होता है जहाँ पर प्रेगनेंसी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए इस फेज़ को स्यूडो प्रेगनेंसी स्टेज बोला जाता है। इन दिस फेज़ क्या होता है कि ये एक नॉन रिसेप्टिव फेज़ होता है। आई मीन ये डाइस्ट्रेस फेज़ में जो फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा। एंड इन दिस phase, if we see the vaginal smear, then we can see that there are many leukocytes and few cornified cells and few nucleated epithelial cells. तो आप ये जो ये चारों फेज़ मैंने बोला, इस चारों फेज़ में जो वैजिनल स्मीयर है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि वो फीमेल ऑर्गेनिज्म का ईस्टर साइकिल किस फेज़ में है। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस डाइस्ट्रेस फेज़ में ब्लड में हाई प्रोजेस्टेरॉन देखा जाता है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जितने टाइम प्रेजेंट होंगे तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो ऐसे ही ज़्यादा होगा। और हाई प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द एलेज सर्ज एंड प्रिवेंट ईस्ट्रस एंड ओव्यूलेशन। Next point is progesterone initiate development of endometrium for implantation of the fertilized ovum and initiate vaginal mucification. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इस डाइस्ट्रेस फेज़ में वो ये नहीं जानता कि प्रेगनेंसी हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट नोन टू दिस फेज़। तो ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी हो या ना हो ये अपने एंडोमेट्रियम को रेडी करके रखता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होता है तो इम्प्लांटेशन होगा और नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, नेक्स्ट वो डीजेनरेट हो जाएगा जो भी लाइनिंग क्रिएट हुआ है। ओके, तो इस डाइस्ट्रेस फेज़ में ये सब कुछ होता है। एंड जो एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ प्रोलैक्टिन लेवल पीक। ये इसके पहले की फेज़ में हमने देखा था कि प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ जाना, तो इस फेज़ के डाइस्ट्रेस फेज़ में ये प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड देन साइमल्टेनियसली फॉल्स, गिर भी जाता है बहुत जल्दी। कब गिर जाता है, जब जो वो प्री ओव्यूलेटरी जो प्रोइस्ट्रस में एलेज सर्ज जो होता है ये होने के साथ साथ ही ये प्रोलैक्टिन का लेवल जो पीक हुआ था वो गिर जाता है। ओके, और ये जो एलेज सर्ज है प्रोइस्ट्रस फेज के, दिस इज थॉट टू प्रोमोट लाइसिस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल। ये एलेज सर्ज जो भी अब तक का जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस हुआ था उसको लाइसिस कर देता है, उसको बिगाड़ देता है। ओके, और फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है जो कि डाइस्ट्रस फेज के बाद फिर से प्रोइस्ट्रस फेज आ जाता है, प्रोइस्ट्रस के बाद फिर से स्ट्रस एंड देन फिर मेटिस्ट्रस एंड देन फिर लास्ट में डाइस्ट्रस। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन मैंने बोला कि जो मोनोस्ट्रस एनिमल्स और जो सीजनली पॉलीस्ट्रस एनिमल होता है उनमें एक रेस्टिंग स्टेज होता है ना। जो मोनोस्ट्रस एनिमल्स होता है उसमें साल में बस एक बार ये सब साइकिल होता है और बाकी के टाइम नहीं होता, तो उन लोगों का रेस्टिंग फेज़ बहुत ज़्यादा होता है और इस रेस्टिंग फेज़ को हम लोग बोलते हैं एनिस्ट्रस फेज़। ओके, तो दिस इज़ अ सेक्शुअल साइकिल रेस्ट, दिस इज़ नोन एज सेक्शुअल, दिस फेज़ इज सेक्शुअली जो ये सेक्सुअल साइकिल है इसका रेस्टिंग फेज़ है। Seasonal event controlled by light exposure through the pineal gland that releases melatonin। ये सब क्यों रेस्ट होता है, क्योंकि ये एक हार्मोन के लिए रेस्ट होता है। लाइक पर्टिकुलर सीजन में जो ब्रीडिंग नहीं करता उन लोगों में क्या देखा गया है कि लाइट एक्सपोजर से और ये जो सीजनल के चेंजेस है इसके दौरान जो हमारे पिनियल ग्लैंड, हमारे नहीं आई मीन जो ये सब एनिमल्स में लाइक डॉग्स कैट्स इन लोगों में
देखा गया है कि इन लोगों का जो पीनियल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन रिप्रेस करता है स्टिमुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन लॉन्ग डे ब्रीडर्स एंड स्टिमुलेट रिप्रोडक्शन इन द शॉर्ट डे ब्रीडर्स। अब देखिए, लॉन्ग डे ब्रीडर्स किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स समर के टाइम में ब्रीड करते हैं उन लोगों को बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर्स। और शॉर्ट डे ब्रीडर्स वो एनिमल्स होता है जो विंटर में अपना ब्रीडिंग करते हैं। ओके, तो जो सेक्सुअली एक्टिव होता है समर के दौरान दैट इज़ लॉन्ग डे ब्रीडर्स, एंड विंटर में जो सेक्स करता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम ब्रीडर्स, उस एनिमल्स को। ये जो मेलाटोनिन है इसको ये माना जाता है कि ये रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमिक पल्स एक्टिविटी के वजह से। ओके, जो रेगुलेट होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। Now in this anestrus phase, this phase induced by time or year, pregnancy, lactation and age. हार्मोन कैसे स्ट्रेस साइकिल को रेगुलेट करता है, दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। If you like this video, then please do like, do share and do subscribe this channel. And if you want the PDF, then please contact me in my WhatsApp number, which is given in the description box. Thank you so much for seeing this video.